मैं आप सबके लिए कहना चाहता हूं कि एक कविता के निमित्त हूं आया, सोचा ये भी काम करूं, सबसे पहले आप सभी को बारंबार प्रणाम करूं, कि सबसे पहले आप सभी को बारंबार प्रणाम करूं। और आइए साहब, मैं आता हूं। विजयानंद जी, कहीं ना कहीं पता चला है, अभी अभी सौरभ भैया ने कोने में आके बोला है कि लिफाफे वहीं अटके हुए हैं। तो मैं शुरुआत आपसे करता हूं कि विजयानंद जी आपके लिए, सर आपके लिए, भाभी जी आपके लिए, ए कैमरे वाले भाई आपके लिए, ए माइक वाले भाई आपके लिए, सौरभ भैया आपके लिए, ए हॉन्टेड हाउस वाले भाई तेरे लिए, ए ऊंट वाले भाई तेरे लिए, ए जलजीरे वाले भाई तेरे लिए, कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, खुद मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं। और आप लोगों को तालियां बजानी ही होंगी, मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। बहुत अच्छे। और ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई है जो मेरी तरह छू के आए हैं। मैं बतला दूं भाई साहब, देखिए हम कैसा भी कुछ कर लें, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा पंक्ति से जोड़ना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं है। हाँ भैया, आइए पहले एक भजन से शुरुआत करते हैं। हाँ, आप दृश्य देखिएगा। इटली के एक मैदान में मां सोनिया गांधी, आप दृश्य देखिएगा। इटली के एक मैदान में मां सोनिया गांधी, बगल में 4-5 मोर पिहू पिहू कुहू कुहू कर रहे हैं, 4-5 फूल खिलने की कोशिश कर रहे हैं। उन 4-5 फूलों के बीच में एक ना खिला हुआ फूल। मां ने उसको बोला, यह भजन आपने राम लखन फिल्म में सुना होगा, पर इसे मेरी दृष्टि से सुनना। ओ राहुल बड़ा दुख दीन, भाषण ने तेरे बड़ा दुख दीना, मेरी भद पिटवाई नाक भी है काटवाई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना। ओ राहुल, पंक्ति तो अब सुनना, मां बोल रही है, तूने अपना घर ना बसाया, दिग्विजय सिंह तो दूज ले आया। तू है पप्पू, अगर मुझे होती खबर, तुझे देती जन्म कभी ना। ओ राहुल, पहला भजन खत्म हुआ, कृपया करके ताली बजाइए। बहुत अच्छे। अब मैं दूसरा भजन सुनाना चाहता हूं, ये जानते हुए कि वो व्यक्ति हमें कल को धरनों पे बिठा देगा। मैं ये व्यक्तिगत टिप्पणी सिर्फ दिल्ली वालों के लिए कर रहा हूं, हमने फिर भी उस व्यक्ति का चुनाव किया। नहीं, मैं सच बता रहा हूं भाई साहब, आप बड़े खुशनसीब हैं कि आप दिल्ली में नहीं रहते, हमारा तो रोज सामना होता है उससे। अब दूसरा भजन उसे लेके, आपने ये भजन बहुत YouTube पे बहुत ज्यादा भजन चल रहा था, ये मैंने उसकी कुछ पंक्तियां बदली हैं। सौरभ भैया। हाँ भैया, स्वागत। केजरीवाल डरा मारे, केजरीवाल डरा मारे, भाई किस दुनिया से आए, केजरीवाल डरा मारे, भाई किस दुनिया से आया, इसकी। तुम्हें क्या लग रहा है बिना ताली के और पूरा गाना सुना दूंगा ऐसे? इसकी खांसी ठीक ना होती, झाड़ू में भी सीख ना होती, इसकी खांसी ठीक ना होती, झाड़ू में भी सीख ना होती, हर दिन है यो धरने धरता, बस एक मोदी से है डरता। पहली बार कवि सम्मेलन में विद म्यूजिक, टिंग 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 टिंग, करे बेकार का ड्रामा रे भाई
भाई किस दुनिया से आए, केजरीवाल डरा मारे, भाई किस दुनिया से। दूसरा भजन समाप्त, तालियां बजाइए। दिल्ली की एक लड़की ने दूसरे लड़के से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। उस लड़की ने 4 पंक्ति में कारण बताया, वो कारण आपसे जोड़ रहा हूं। लड़की ने कारण बताया कि उसने उस लड़के को छोड़ा क्यों। कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो कंगाल निकला। मैं मोदी की तरह गरजने वाली, वो खांसने वाला। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और ताली तो उससे भी अच्छा बजा रहे हैं, पर मैं देख रहा हूं फिर भी ये बीच में बैठी हुई महिला, माता जी कोई गलती हो गई तो बताई दीजिए, आप ताली क्यों नहीं बजा रही। हो सकता है कुछ टेक्निकल फॉल्टों में ठीक कर दूं। अच्छा हुआ मुझसे पहले टेक्निकल फॉल्ट किसी ने ठीक नहीं किया। आइए, नहीं नहीं, आप ये सोचो कि ये साथ क्यों नहीं बैठे। मैं बतला रहा हूं भाई साहब, देखो एक बात बतलाऊं मैं, पंजाब का आदमी यूपी में फंस जा, बहुत बुरा फंस जा। वो एक पंजाब का आदमी यूपी के कुएं में गिर गया, बोला बचाओ बचाओ बचाओ। यूपी का एक आदमी बोला भैया कौन है भैया, कह रहा भाई 80। कह रहा एक होता तो बचा भी लेता। तो वो बातें बतला रहा हूं मैं टेक्निकल फॉल्ट ठीक करने की कोशिश करता हूं, और अभी भी किसी को ठीक करना है तो बतला दो, मैं रुक सकता हूं। आप एक बार अपना ये हाथ यूं कीजिए, जितनी भी महिलाएं हैं कृपया करके अपना हाथ यूं कीजिए एक बार, कोई बात नहीं। विजयानंद जी वाईफाई हुई है, हाँ बहुत चालाक आदमी हो आप। हाँ तो एक बार सारी महिलाएं हाथ यूं करें और अब इसमें अपने पति की शक्ल याद करें, और तब तक ताली बजा दो जब तक पति पूरा सूझ ना जावे। अब ऐसा नहीं भाई साहब, पुरुष हूं, पुरुषों को भी तरीका बताऊंगा। अच्छा कईयों ने झट से ताली भी मार ली, बताओ भाई साहब। सारे पुरुष तो अपना हाथ यूं करो और शक्ल उसकी याद करो जिस बिचौलिए ने ब्याह करवाया था। देखो ताली बजेगी। मैं बतला रहा हूं विजयानंद जी, देखिए मैं भाई साहब एक बात बतला दूं आपको। आप विजयानंद जी का चेहरा एक बार भाई साहब खड़े हो जाइए प्लीज। नहीं बात समझिए प्लीज, देखिए एक बार थोड़ा सा पीछे आ जाओ, लाइट पड़ जाएगी, चेहरे दिख जाएंगे थोड़े से। आप चेहरा 1 मिनट तक ध्यान से देखिए। ये वो चेहरा है जिसे दिखला के पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम मांगा जा सकता है। मैं सच बतला रहा हूं। राजस्थान में एक शहर है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने गांव है, लेकिन एक गांव पड़ता है ऐसा भी जिसमें एक कुआं है, जिसपे झाग के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। मैंने जानने के लिए मैं और सौरभ भैया उस कुएं तक पहुंचे। मैंने झाग के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं ने जवाब दिया विनोद पाल। फिर सौरभ भैया ने अपना नाम लिया सौरभ, तो कुएं ने जवाब दिया सौरभ। मैंने सोचा यार विजयानंद जी का भी नाम लेकर देख लें एक बार। मैंने जैसे झुक के इनका नाम लिया, कुएं में से कोई आवाज नहीं भाई साहब। मैंने सोचा शायद श्री लगाने से आ जाए। मैंने श्री विजयानंद लेके कुएं में नाम लिया, फिर कुएं से कोई आवाज नहीं आई। उसके बगल में एक कुटिया बनी थी, कुटिया के बाहर एक बाबा बैठे थे। मैंने बोला बाबा कोई गलती हो गई तो बताइए। मैंने अपना नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं ने जवाब दिया विनोद पाल। सौरभ भैया ने अपना नाम लिया तो कुएं ने जवाब दिया सौरभ। जब मैंने विजयानंद जी का नाम लिया तो कुएं ने जवाब क्यों नहीं दिया। तो बाबा ने बोला बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, सौरभ जी का सब जवाब हो सकता है, पर विजयानंद का कोई जवाब नहीं है। वो लाजवाब व्यक्ति हैं। भाई साहब आपने जैसा बोलने के लिए कहा था वैसा कहते। अब कम से कम श्रीकांत श्री जी के बगल में जितने हैं इनसे ऊपर 1000 रुपए का अधिकारी बनता हूं बस। मतलब ये इतने सीधे आदमी भाई साहब, अब यकीन मानो घी की दुकान पे गए, बोले जी 2 रुपए का घी दे दो। घी वाले ने सर से पांव तक देखा और फिर घी में उंगली डुबो के इनके हाथ पे एक बूंद छोड़ दी। ये भी चाट के बोले हाँ यही वाला तोल दे तोल दे। एक शराब भी पहुंच गया डॉक्टर के पास, उसके मुंह से शराब का भपका है। डॉक्टर बोला पीते हो शराबी, मंगा लीजिए। भाई साहब इसमें जाता ही क्या है,
मैं बतला रहा हूं विजय जी, देखिए मैं आपको, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है लेकिन मैं आपके बीच में जोड़ना चाहता हूं। भाई साहब मैं सीधा सीधा सुना देता हूं। आप में से बाबूजी कई लोग जानते होंगे, पहले के टाइम में जब लड़की की विदाई होती थी तो उसका मामा उस लड़की को उठा के डोली वाली कार तक छोड़ने जाता था। अब आप ये देख लीजिए, जिस घर में वो होना है, घर ये है और डोली वाली कार खड़ी है बाहर जहां पार्किंग है। अब दृश्य कुछ ऐसा है कि लड़की का वजन है 140 किलो और लड़की है अग्रवाल की और कोई सगा मामा है नहीं, पर अग्रवाल जी ने एक अच्छा काम कर रखा है कि ब्याज पे पैसे बांट रखे हैं। अब उनको पंडित जी ने बोला भाई लड़की का मामा उठा के लेके जाए, तो वो लड़की का बाप देख रहा है कौन उठाएगा, सगा मामा तो है नहीं। इतने में कुछ लोग होते नहीं शादी में जिनके अंदर चूल होती है एक तरह की, भाई साहब कोई काम हो तो बताना, कोई काम हो तो बताना, कोई काम हो तो बताना। अब खुद का वजन 40 किलो, लड़की के बाप से बोल बैठा भाई साहब कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका इंतजार कर रहा था, बोला जा छुटकी को लेके जा। अब उसने छुटकी देखी, मजाक है, सच्ची छुटकी नहीं है तो मुटकी है, ये तो नहीं उठेगी मुझसे। तभी अग्रवाल ने अपना दिमाग निकाला, बोला कान में जाके 2 महीने की ब्याज माफ। वो फिर दोबारा गया। अब उसने लड़की को उठाने की एक छोटी सी कोशिश करी, रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आई। बगल में यही काव्य और ग्रंथ वहीं पे घूम रहे थे, इनको पता चल गया कि अंकल जी उठा नहीं पाएंगे। इन्होंने गाना गाना स्टार्ट किया, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली। अब दृश्य तो यहां पे था कि यहां से जितनी दूर पार्किंग है इतना बड़ा घर का रास्ता, वो लड़की को लेके चला, आधे रास्ते तक पहुंचा ही था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी बाहें तोड़ती हुई फिर मां की तरफ भाग के आ गई। लड़की का बाप जा लड़की लेके आ, कह रहे लेके आ मतलब यहां आधे रास्ते तक तो लिया था, यहां पे तो भेजो उससे आगे तभी तो लेके जाऊंगा। फिर अग्रवाल जी ने दिमाग चला कर अब 4 महीने की ब्याज माफ। उसने फिर दोबारा लड़की उठाई, लेकिन दृश्य दूसरा, उसकी बड़ी बहन जो कि 160 किलो की थी, जब उसने 140 किलो फिर कंधे पर उठा लिया, उसकी बड़ी बहन जो कि 160 किलो की थी, उसने अपना 15 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख के बोली, देख ससुर का सम्मान करना है, सास का सम्मान करना है, देवर को भाई की तरह रखना है, नंद को कह तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। वो आगे बढ़ा भाई साहब, आगे एक बच्चा, अंकल जी कल रात को शादी का लड्डू नहीं खाया, एक लड्डू खिला दो तो जाने दूंगा। कह हट जा, नहीं अंकल जी लड्डू नहीं खाया, शादी का लड्डू खिलाओ तो जा। कह साले तू मेरी 13वीं का लड्डू खाकर मानेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा के लड़की का बाप, हो मेरी फूल सी बच्ची, कह रहा तेरी फूल सी बच्ची ने मेरे फूल चुगने वाले काम कर रखे हैं। वो थोड़ा सा आगे और बढ़ा, लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ पैरों में गिर के बोली, अरे ना ले जान दू, मैं मर जाऊंगी पर ना ले जान दू। बोला यो हाथ से छूट के मर गई ना तो सच में पतली होकर मर जाएगी कसम से। बुआ साइड में हट गई। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचने वाला था, इतने में उसकी पत्नी रो रही। बोला नहीं सुनीता बिल्कुल मत रो क्यों रही है? कह रही या तो आज वो विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी। वो गेट के बिल्कुल पास पहुंचा, इतने में से पीछे किसी ने आवाज लगाई, कह रहा अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। बोला भाई क्या सुपारी उपारी ले रखी है क्या मेरी? अब लड़की की दादी आई, अरे बोलना। कह रहे भैया सांस फूल रहे हैं। कह रहे किसी को उखड़ भी तो रहे हैं। अब दादी ने बोलना स्टार्ट किया, वही पुराने टाइप की दादी, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे। बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब वो और आगे बढ़ा,
वो जैसे गेट के बाहर गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी को बोला जल्दी से दरवाजा खोल, कह रहे जी यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। वो 6ठी गाड़ी तक पहुंचा, कह रहा दरवाजा खोल, कह रहे जी यो वाला जाम है, वहां से लेके आओ। वो उधर से लेके जाने लगा, एक लड़का बोला अंकल जी पीछे हो जाओ, कह रहा क्यों क्या हो गया, कह अंकल जी यहां से गाय आ रही है, बोला गाय को बोल यहां से भैंस आ रही है। फिर उसने लड़की विदा कराई, विदा कराते के संग जैसे ही चैन की सांस ली, लड़की का बाप बोला चैन की सांस क्यों लेवा, अभी तो पग फेरा भी होना है। तो आइए इसी तरीके से हंसते रहिए। थैंक यू थैंक यू। देखिए मेरे एक दोस्त को ना झूठ बोलने की बड़ी बुरी बीमारी भाई साहब। मैंने बोला भाई तू बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, थोड़ा छोटा कर ला कर। कह रहा विनोद भाई पता ही नहीं चलता। मैं कहा ठीक है, आज के बाद तू जब भी झूठ बोलेगा मैं थोड़ा सा खांस दूंगा। विजयानंद जी के बाद पड़ोस मोहल्ला पसंद नहीं आया है? भाई साहब देख रहे हो आप, विजयानंद जी वहां से यहां आके बैठे हैं। कुछ समझ रहे हो बात को? ये धीरे धीरे बाहर की ओर अग्रसित है। नहीं नहीं नहीं, ये अभी भी नहीं समझे, ये बीच में ये लग गया। अरे दिख नहीं रही भाभी जी इसलिए साइड में आ गए। ये इतने चालाक आदमी अपनी पत्नी को घर पे छोड़ के आए हैं। तो भाई साहब उसे झूठ बोलने की बीमारी। मैं बोला भाई तू बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, थोड़ा कम कर ला कर। विनोद भाई मुझे पता नहीं चलता। मैंने कहा ठीक है, आज के बाद तू जब भी झूठ बोलेगा मैं थोड़ा सा खांस दूंगा, तू झूठ को छोटा कर लियो। करे ठीक है। मैं उसे लेके अपनी ससुराल में गया, सासू माँ अभी हम जंगल में से आ रहे थे, हमने 100 फुट लंबा सांप देखा। मैं बोला करा पास गया 80 फुट का था। मैं फिर बोला करा मुझे यकीन नहीं आया। मैं फीता लेके आया, फीते से नापा 50 फुट का था। मैं बोला करा भाई किसी का खांसी हो केजरीवाल वाली तो साला अपना इलाज कराओ, ये फीते से नाप दिया, अब कैसे कम करूं इसे? बहुत अच्छे। मैं बतला रहा हूं भाई सब। देखिए मेरठ के लड़के ये रात के 10 बजे गर्लफ्रेंड से बातें करते हैं और इनकी जो आवाज की वॉल्यूम होती है वो वॉल्यूम सुनना आप। हेलो लड़की, हेलो क्या कर रही है? कह रही खाना खा रही हूं। खाने में क्या खा रही है? कह रही तू ऐसे ही बदतमीज रही हो जिंदगी भर, ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूं? कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। लड़का बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात, व्हेन यू इंश्योर योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट टेक क्लेम ना होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड 20% नो क्लेम बोनस। इट इज इंक्रीज आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर 1 year 20%, आफ्टर ईयर 25%, आफ्टर 35%, आफ्टर 45% एंड द लास्ट विल बी 50%. It will be remain 50% till then you don't take claim. You can transfer your NCV from old vehicle to new vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy. लड़की खिचड़ी खा रही हूं आम के अचार के साथ। मैं बतला दूं भाई साहब, भाई बहुत अच्छे। एक 200 किलो की महिला और अपने 25 किलो के आदमी को लेके गई टैटू वाले के पास और उस टैटू वाले के पास जाके बोली भाई इसकी बाहां पे शेर बना दे। और टैटू वाले ने उसे सर से पांव तक देखा, बोला इस पे सिर्फ सांप बनेगा और वो भी फण वाला नहीं बन सकता, सीधा लकीर काट दूंगा, उसे हिसाब समझ लियो। और अभी बनवाना क्योंकि अगले साल कैचुआ बनवाना पड़ेगा। एक दादा बैठा हुआ था धूप में, इतने में पोता आया, कह रहा दादा एक बार टैं बोल दो। दादा की समझ में आया, कह रहा ले भाई टैं, कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। दादा की समझ में नहीं आई, इतने में दूसरा पोता आया, कह रहा दादा एक बार टैं बोल दो। कह रहा ले भाई टैं, कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले। अब दादा ने हाथ पकड़ लिया, कह रहे भाई चक्कर क्या है, ये टैं क्यों बुलवा रहा और बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा है? बोला अंदर मम्मी पापा से कह रही थी एक बार ये बुढ़ा बट टैं बोल जाए, फिर तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। मैं बतला रहा हूं भाई साहब। देखिए एक माँ ने अपने बेटे को बोला कि जा अपनी बहू लेके आ, 6 महीने से पियर पड़ी है। वो भाई साहब वहां पे पहुंचा, दिमाग से थोड़ा सा कम था। जब वो अपनी ससुराल में पहुंचा तो कुएं के पास 6-7 सालियां खड़ी थी। सालियों को पता था कि जीजा जी का दिमाग थोड़ा सा कम है। बोली जीजा जी नमस्ते। बोला नमस्ते। कह रहे जीजा जी क्या करने आए हो? कह रहे अपनी पत्नी लेने आया हूं। कह रहे सालियों ने मजाक किया, कह रहे आपको नहीं पता? कहता क्या? कह रहे वो तो विधवा होगी। विजयानंद जी वहीं से वापसी हो लिया घर के लिए। घर पर मां इंतजार कर रही थी। मां ने पूछा भाई तू तो अपनी पत्नी लेने गया था। कह रहा मम्मी तुझे नहीं पता। कह रही के? कह रहा वो तो विधवा होगी।
माँ बोली बेवकूफ, वो तेरे रहते कैसे विधवा हो जाएगी? बोला क्यों माँ, मेरे रहते तू विधवा ना होगी? बोली अरे बेवकूफ, मैं तो तब विधवा हुई थी जब तेरा बाप मर गया था। बोला हो सके उसका भी बाप मर गया हो। आइए आपको एक छोटी सी कविता से जोड़ता हूं। जब इतना सम्मानित मंच होता है तो हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन एक कविता जो काम कर जाती है वो ये चुटकुले, ये हंसी मजाक नहीं कर पाता। मैं चाहता हूं आपके दिलों पे एक कविता की दस्तक देके जाऊं। हंसी की एक कविता है, मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। शादी के वक्त आप भी लड़की देखने जाते हैं, मैं भी देखने गया था। मैं उसका वृतांत आपको बता देना चाहता हूं। जो जो पंक्ति आपको पसंद आए आप ताली बजाते रहिएगा, मैं आपसे बात करता रहूंगा। भैया कि हम अपने पिताजी के साथ अपने 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 पिताजी अपने पिताजी अपने 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 पिताजी हम अपने पिताजी। क्या बात भाई साहब, बहुत हंसी सी आ रही है आपको, तो समझ गया आप बात को? याद नहीं कि हम अपने पिताजी अपने पिताजी अपने 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 पिताजी हम अपने पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे। इतनी बार अपने पिताजी इसलिए बोल रहा हूं भाई साहब, हमारे देश में एनडी तिवारी जैसे लोग भी हैं। कि हम अपने पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे, फोटो में तो जच गई थी, अब हूं बहू देखने गए थे। तो लड़की वालों के घर पहुंचा तो देखा गजब नजारा था। अगली पंक्ति पर सारी महिलाएं ताली बजाएंगी, लिख लेना। कि लड़की वालों के घर पहुंचा तो देखा गजब नजारा था। सास सज धज के खड़ी थी, मेरी ससुरा झाड़ू लगा रहा था और घर में सास की चलती थी। ये एक दृश्य समझा रहा था। सास के तन पे बनारसी साड़ी, लुंगी में ससुर हमारा था। और मेरा होने वाला साला तो गजब ढा रहा था। जोरू का गुलाम साड़ियां दो दो के सुखा रहा था। मेरी थोड़ी सी चिंता तो इस बात से भी बढ़ रही थी, मेरी होने वाली साली पड़ोसन की चुटिया पकड़ के लड़ रही थी। ससुर ने अंदर बुलाया, सोफे पे बिठाया और जैसे ही हम सोफे पे बैठे मुंह से निकला उई। उठ के देखा तो सोफे पे गड़ी हुई थी सुई। ससुर शर्माते हुए बोला वो मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था। ससुर शर्माते हुए बोला वो मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था और जल्दबाजी में इस सुई को उल्टा मैंने ही गड़ाया था। खैर उसे चाय नहीं मैं कह सकता, हमारे लिए जो आई थी लगता था जैसे चाय नहीं बाबा रामदेव की दवाई थी। और चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे, ये सत्यनारायण की कथा कोई सुना रहा हूं जो आप लोग ताली भी नहीं बजा रहे। अगली पंक्ति पे आप सबकी तालियां चाहूंगा। और चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे लगता गलती से मंगवा दिए, कुत्तों के लिए मंगवाए थे। सही मंगवा दिए। एक तरफ तो मेरा ससुर अपनी बकवास बातों से मेरा सिर धुन रहा था, बगल में खड़ा लड़की का जीजा स्वेटर बुन रहा था। ससुर ने तभी बेटी आ जाओ कहकर आवाज जो लगाई, 2.5 हाथ का घूंघट करके वो लड़की फिर आई। मैं बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात करना। पिछली बार शर्माया था तो इससे ज्यादा तालियां बजी थी। मैं बोला मैं बोला जी मैं लड़की से अकेले में। अच्छा लड़की के बाप का काम क्या होता है बाबूजी ये बताना, ये मेरी दुकान है, ये मेरे मकान है, यहां से इतना पैसा आता है। पर मेरे ससुर ने बतला दिया कि शादी के बाद मेरी जगह कहाँ होनी थी और आपकी भी कुछ लोगों की वही जगह होगी। लिख लेना उस पंक्ति पे, आप वही लोग ताली नहीं बजाएंगे बस। मेरे ससुर ने जो जगह बताई वो ध्यान रखना। मैं फिर से शर्माऊंगा, आप फिर से ताली बजाना। मैं बोला जी मैं लड़की बेफिक्र रहे, नोच के पूरा उतारूंगा नहीं। मैं बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूं। मेरा ससुर बोला आइए समधी जी मैं आपको अपनी रसोई दिखाता हूं। देखो उन्हीं लोगों ने ताली नहीं बजाई जिनकी खुद की वो जगह है। उनके जाते ही मैंने पूछा अब भाई साहब लड़की और मेरे बीच में बातें हो रही हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया लाइफ में। मैं बोला जी आपको किस नाम से जानते हैं? मैं बोला जी क्या नाम है तुम्हारा? बोली जी घर में तो लूसी नाम है हमारा। मैं कहा जी लूसी, आपको नहीं लगता कि आपका नाम जानवरों से मिलता जुलता है? बोली मेरा तो नाम है, तेरा तो हुलिया भी मिलता है।
मैंने अपने आप को संभाला। अगला प्रश्न उसकी ओर डाला। मैंने पूछा कहां तक पढ़ी हो ये तो बता दीजिए। बोले जितने आप पढ़ चुके उसमें से 12 क्लास घटा दीजिए। फिर मैंने पूछा इंग्लिश में कर लेती हो संवाद? संवाद मतलब बातें। मैं बोला इंग्लिश में कर लेती हो संवाद? बोली इंग्लिश वो तो देसी पीने के बाद। फिर उसने पूछा आपको किस नाम से जानते हैं? मैंने बोला जी बंदे को विनोद पाल के नाम से पहचानते हैं। बोली बेटा जिस तरह से तू तुक से तुक भिड़ा रहा है मुझको तो प्रतीक गुप्ता का कोई रिश्तेदार नजर आ रहा है। पूछा कि क्या कभी मेरठ में नववर्ष वाले उस मैदान में कभी कविता सुनाई है? सच सच बता तेरी कविताओं से कितनी कमाई है? मैं बोला है पागल लड़की, मैं बोला है पागल लड़की। और अगली पंक्ति मैं चाहता हूं पूरा सदन सुने, पूरा मंच सुने और सराय। मैं बोला है पागल लड़की क्या तेरी समझ में नहीं आता है आजकल एक कवि का घर एक कविता नहीं एक चुटकुला चलाता है। वाह 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 संजय भैया, वाह 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 वाह। और फिर तो उसकी इच्छाओं की शुरू हुई बरसात और कुछ ही देर में पता चल गई हमको अपनी औकात। बोली नेता का रिश्तेदार नहीं, तू करता भ्रष्टाचार नहीं, तू पास तेरे एक कार नहीं है, ढंग का कारोबार नहीं है, कंप्यूटर पे अकाउंट नहीं है, जेबों में अमाउंट नहीं है, कपड़ों में स्टाइल नहीं है, कंपनी का मोबाइल नहीं है, एचपी का लैपटॉप नहीं है, तेरे संग स्कोप नहीं है। सर से लेके पांव तक मुझको लकवा मार गया। एक लड़का होकर के मैं मॉडर्न लड़की से हार गया। भाई साहब आखिरी 4 पंक्ति सुनाने से पहले एक चुटकुला याद आ गया, वो सुना के मैं काफी देर से देख रहा हूं महिलाओं की। देखिए हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। सास वाली बस खाई में गिर गई तो एक बहू वाली बस में एक बहू, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने पूछा ओहो तू तो बहुत प्यार करती है। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। आप बताओ ऐसा चुटकुला छोड़ के कविता खत्म करके चला जाता। मुझे तो अगले साल भी पढ़ना है ना यहाँ पे। अब फिर दोबारा से वहीं पे आ जाता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए आदर्श जीवन के पूरे 50 साल हैं, हौसले हैं चट्टान से, इरादे भी विशाल हैं और हिंद की लाडली बेटी बढ़ाए मान कविता का। रितु जी राजनीति में सुचिता की मिसाल है। रितु जी राजनीति में सुचिता की मिसाल है। वाह क्या बात है। एक मिसाल बिल्कुल पूरा परिचय आगे 4 पंक्ति में, हर पंक्ति में 12.5 साल थे। तो एक कवि अपने जीवन में क्या चाहता है? एक कवि अपने जीवन में क्या चाहता है? 4 पंक्तियों में कि पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार। पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही, सार्थक हो जिंदगी बेशक जिए दिन 4 ही, और मोक्ष हम पाए ना पाए चाहते केवल यही, जन्म भारत में मिले हम कभी बने हर बार ही। जन्म भारत में मिले हम कभी बने हर बार। राजेश जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और मैं तो हर कवि सम्मेलन में जाके पहले यही कहता हूं कि आप में से अगर किसी बुजुर्ग के नकली दांतों का सेट हो, नकली जबड़ा हो तो आप उसका इंश्योरेंस सुनने से पहले, मुझे सुनने से पहले राजेश जी से जरूर करवा दें, क्योंकि कई कार्यक्रमों में ऐसा हुआ हंसते हंसते जबड़े निकल गए। अब 10,000 का 15,000 का बनेगा भाई, ये कभी जिम्मेदार नहीं है। ये नहीं अपने लिफाफे में से चमन नहीं की, कभी इनके भरोसे बैठे हो। तो मैं तो हर प्रोग्राम में पहले यही कहता हूँ, बलजीत जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया और मैं तो एक बार इनके साथ तो अमरूद खरीदी थी तो पूछने लगी रेडी वाले से अमरूद मीठे हैं ना? मैंने कहा बलजीत जी मीठे हो ना हो, बाद में तो अपने नमक लगा के खाने। तो ऐसा ही होता है मामला सबका। महेंद्र जी के मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि महेंद्र जी, सुशील जी, इनके बारे में क्या कहना, क्योंकि मैं तो भीतर से मैं भी इनके जैसा ही हूँ। की बात है। और अनिल जी के बारे में तो आज तो साहित्य सरगम ने ही स्पॉन्सर किया है। अनिल जी को छेड़ना तो मतलब गिरड़ के चित्तर में हाथ देने के समान तो बड़ा अच्छा पूरा परिवार यहाँ साहित्य सरगम के बैनर पर यहाँ उपस्थित है। हम सब बिल्कुल मिले हैं। तो मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। कोविड पर आपने सुनी हरविंदर भाई की कविता, मैं हास्य कविता सुनाना चाहता हूँ। और इस विषय पर हास्य निकालना संजय भाई बड़ा मुश्किल सा काम है, मुश्किल काम मैंने किया कि इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए। इस कोरोना के कारण
भारतीय पूरी दुनिया में छा गए। पहले सब हेलो हाय किया करते थे, इस हेलो हाय को कोरोना की ऐसी हाय लगी कि पूरी दुनिया के लोग नमस्ते पर आ गए। अपनी पत्नी के अत्याचारों से दुखी हमारा एक मित्र लॉकडाउन तोड़ के भागने लगा बेचारा, तो पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया, लगाकर कर्फ्यू तोड़ने की धारा। 2 दिन बाद मैं उससे जेल में मिल के आया तो उसके चेहरे पे ना दुख ना गम का साया। बोला यहाँ ना बर्तन मांजना ना कपड़े धोना, अखबार टीवी घूमो फिरो हर सुविधा तमाम है। भैया मैंने तो दोनों जगह लेके देख लिया, यहाँ ज्यादा आराम है। घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, यहाँ मिलता है बिल्कुल ताजा। रसिक भाई मेरी मान, तू भी किसी तरह लॉकडाउन तोड़ दे, नहीं आ जा। वैसे तो इस लॉकडाउन में लगभग हर पत्नी ने खींची पति की खाल, लेकिन ज्योतिषियों का हुआ सबसे बुरा हाल। एक ज्योतिषी ने किसी को बताया विदेश यात्रा का योग तो समझ लो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। भविष्यवाणी की ऐसी तैसी हो गई, अगला अस्पताल में क्वारंटीन पड़ा है। एक दूसरे ज्योतिषी ने किसी कन्या से कहा तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है बड़ी जल्दी, शीघ्र लगेगी तुम्हारे हाथों में हल्दी। मार्च समाप्त होने से पहले बस जाएगा तुम्हारा घर, वो अब तक घूम रही है हाथों में लगाए सैनिटाइजर। और जो दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने के सपने संजोए बैठा था, उसकी जान को भी पड़ गया लोचा। अगले को सुबह शाम घर में लगाना पड़ रहा है झाड़ू पोछा। और जिन युवाओं की सेटिंग फाइनल स्टेज में थी, और जिन युवाओं की सेटिंग फाइनल स्टेज में थी, लॉकडाउन ने उसे भी ब्रेक कर दिया। लेकिन जो पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे, उन्हें एक कर दिया। मैंने अपने कई कुंवारे मित्रों को सलाह दी कि शादी.com पे रजिस्ट्रेशन करा के सर पे बंधवा लो सेहरा, ऑनलाइन देख लो अपनी होने वाली दुल्हन का चेहरा। पार्लर सारे बंद पड़े हैं, ओरिजिनल चीज दे रही दिखाई है। अरे हम तो धोखा खाए बैठे हैं, क्योंकि स्कीम जिंदगी में पहली बार आई है। एक सब्जी वाला बोला बहन जी सब्जी ले लो। इतना सुनते एक सज्जन के खून में आ गया उबाल। बोला साले बहन जी नहीं जीजा जी हूं, सैलून बंद पड़े इसलिए लंबे हो गए बाल। हमारे एक मित्र की पत्नी ने कर दिया बवाल, अपने पति से पूछ लिया एक खतरनाक सवाल, तुम कोरोना से ज्यादा डरते हो या मुझसे? पति बोला सच्ची बताऊं तुझसे, क्योंकि कोरोना नाम का रोग तो थोड़े दिन में काबू में आ जाएगा, लेकिन पत्नी को काबू में करने की वैक्सीन तो भगवान भी नहीं बना पाएगा। इस लॉकडाउन में जानवर भी हो गए बेहाल। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को सुना रहा था अपना हाल। बोला सड़क पर गाड़ी ही दिखाई नहीं दे रही, किसके पीछे भागे किस पर भौंके, खाली पड़े पड़े फूल गए। क्या बताऊं भैया कुत्ते, हम तो लॉकडाउन में भौंकना ही भूल गए। लॉकडाउन ने कवियों के घर में भी खूब उत्पात मचाया, और जिन कवियों ने अपनी पत्नी को अपना पेमेंट हमेशा आधा बताया, अब सारे पैसे ऑनलाइन आ रहे हैं, भेद खुल गया, रोज पत्नी से मार खा रहे हैं। और कई कवियों की हालत तो ऐसी हो गई जैसे बीच समुद्र नाव में हो गया वो छेद, क्योंकि बचाए गए पैसों से कहां कहां गुलछर्रे उड़ाए, खुल के आ रहे सारे के सारे भेद। लेकिन थोड़े दिन के लॉकडाउन में ही हिमालय भी दूर से नजर आने लगा, कितनी शुद्ध हवा हो गई। और ये बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरी ही दवा हो गई, ये बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरी ही दवा हो गई। इस भीषण महामारी के लिए पता नहीं है दुनिया चाइना को कैसे माफ करेगी, और सरकार अरबों रुपए क्यों खर्च करती अगर पता होता कि कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करेगी, कि कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करेगी। और कविता की अंतिम 2 पंक्तियां पढ़कर मैं ध्यान लेता हूं कि इस कोरोना से कैसे निपटे।
इस बीमारी से कैसे निपटे। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है। चांद और मंगल पर जीवन तलाशने वाला इंसान आज कोरोना की वैक्सीन ढूंढ रहा है। आज कोरोना की वैक्सीन ढूंढ रहा है। आज कोरोना की वैक्सीन